अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कल की गुफ्तगू, कल के प्रोग्राम की बेइंतहा तारीफ़ करने के लिए। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के तुलबा और ख़ास तौर पे जो तालीमी इदारे हैं उनके बड़े अहम इशूज़ हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। लेकिन किसी भी लेग को अगर हमारे तालीमी निज़ाम में उसके ऊपर बात की जाती है, उसको मज़ीद कुरेदा जाता है, तो हमें नज़र आता है कि कोई एक लेग भी या कोई एक सिचुएशन भी हमारे लिए परफेक्ट नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी वजारत के लिए, किसी भी अथॉरिटी के लिए भी ये कितना मुश्किल है कि वो किस तरह इस पूरे सिस्टम की ओवरहॉलिंग करे। जो बातें मुझे अच्छी लगी कल के प्रोग्राम में कि अब सोचा ये जा रहा है कि ऑनलाइन लर्निंग को एक अहम जुज़ के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। साथ साथ ये बड़ा अहम है कि अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जो तादाद बाहर जाती थी एंड दे यूज्ड टू एक्सप्लोर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, बैरून मुमालिक जाके वो तालीम हासिल करते थे, अगर उन्होंने मुल्क में ही रहना है तो हर हुकूमत को, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, इस बात का इदराक है कि आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड बढ़ेगी। और फिर ये बड़ा अहम है कि इस वक्त एक नेशनल पॉलिसी तरतीब दी जाए जिसमें हमारा जो यूथ डिविडेंड है, यानी अगर हम कहते हैं कि 70% आबादी 40 साल 30 साल की उम्र से कम है, इसका मतलब है उनके पास अभी बहुत सारे साल, दिहाइयाँ मौजूद है जिसमें उन्होंने फ़ाल काम करना है। दे हैव टू बी प्रोफेशनल्स। अपने आप को रीस्किल कैसे करें, एक स्किल से एक इंडस्ट्री से दूसरी में शिफ्ट करने के लिए उनके पास क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, कौन से कोर्सेज उनको करने चाहिए। और ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए, उन यंग लोगों के लिए जो शायद जो इनिशियल हमारा फॉर्मल तालीमी निज़ाम है उसका हिस्सा नहीं रह पाए। यानी आपकी उम्र 15 साल हो गई है लेकिन आपने कभी स्कूल की एक जमात भी नहीं पढ़ी, उनके लिए भी ऑप्शंस होने चाहिए। इस पे हम मज़ीद भी बात करते रहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सोच अच्छी तो दुनिया अच्छी। कहा जाता है आपके ख्यालात, आपका पर्सपेक्टिव ही आपकी ज़िंदगी का असल आईना है और उस फिल्टर के तहत आप दुनिया को नोटिस करते हैं और दुनिया में आप जिस भी वाक़े से, जिस भी एक्सपीरियंस से गुजरते हैं उसको वही मायने देते हैं जो आपके जहन में चल रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने देखा कि साल 2020 को ऑलमोस्ट हर इंसान कोस रहा है, कहता है जी बड़ा बुरा साल है, सोचा क्या था, सोचा था इसमें दुनिया देखेंगे, पता नहीं क्या क्या मार लेंगे, लेकिन कुछ भी ना हो सका। और अब जबकि हमें कई माह गुजर गए हैं, चीज़ें काफ़ी अनसर्टन लग रही हैं। इनफैक्ट जो ब्रेक से पहले मैं बात करी थी कि इस तरह एक्सप्लोड करके एक धमाका खेज अंदाज में हमारे शहरी बाहर निकले हैं, शॉपिंग्स पे जा रहे हैं। हालांकि कोई ऐसा मौका भी नहीं है, कोई ईद बकरा ईद का त्यौहार नहीं है, लेकिन हमारी फ्रस्ट्रेशन का वो पॉइंट आ चुका है कि पीपल हैव जस्ट स्टेप्ड आउट। तो ज़रा इस पर बात करेंगे कि ये एनजाइटी हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर आई वॉज वेरी स्केर्ड, यानी हम यकीनन एक जिंदा दिल कौम है और हमारे लिए हमेशा से 14 अगस्त बड़ी अहम रही है, लेकिन इस दफ़ा जो मनाजिर मैंने देखे तो लग नहीं रहा था कि इसके पस मंज़र में कोई कोरोना का ख़तरा भी है। हमारे साथ मौजूद हैं जी सोच क्लिनिक इस्लामाबाद से, शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। पहले भी आप इनसे मुलाकात कर चुके हैं ऑन माई शो। हमारे साथ हैं वजीहा ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम वजीहा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वजीहा जी, क्या कहेंगी, एंजाइटी का ये आलम है। 3-4 माह ऐसा लगा लोगों ने घर के काम भी खुद किए तो कैदे बामुशक्कत गुजारी है और अब इस तरह बाहर निकल आए हैं कि खतरा नहीं लग रहा। क्या कहेंगी उनको आप? बिल्कुल ऐसा ही है जो अभी हालात देखे जा रहे हैं। लोग डिप्रेस्ड, एंजाइटी और बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनसे गुजर कर अब बाहर आए हैं, तो वो बिल्कुल उस चीज से बाहर रहना चाहते हैं, इसको फेस नहीं करना चाहते। लेकिन अगर हम थोड़ा सा रियलिटी बेस अगर नजर डालें तो ये चीज हम जितनी एहतियात इसको रखेंगे हमारे लिए उतना ही बेहतर है। मुझे ये बताओ कि बहुत सारे रिश्तों में हमने देखा कि दरार पड़ गई है, दोस्तियां ख़त्म हो गई हैं, जो लोग रिश्ता इज़्दिवाज में थे और कोई लिंगरिंग प्रॉब्लम्स है, नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना, लेकिन जिन मसाइल को पसे पुश डाला हुआ था शायद उस पर बात नहीं की जाती थी। अब जब इतना वक्त एक साथ घर में मिल गया तो कई शादियाँ ख़त्म हो गई। आप क्या कहेंगी, या जो प्रॉब्लम्स थे वो उभर कर सामने आए? ऐसा कोई भी जोड़ा जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहा है जिनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी स्मूथ नहीं है, इशूज़ को फेस कर रहे हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगी? देखिए, पहली चीज जो अगर मैं सजेशन में दूं तो हम जब भी किसी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो उसमें क्लैशेस बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अभी जो स्पेसिफिकली जो टाइम था उसमें क्लैशेस की ज्यादा रीजन इससे भी हुई कि उसमें एक पैंडेमिक से गुजर रहे थे। लाइक उसमें ये नहीं था कि आप स्पेस देने के लिए या कोई वेकेशंस के लिए घर में आपने स्टे किया हो,
तो इसमें ज्यादातर प्रॉब्लम्स इसलिए भी आई कि लोग फ्रस्ट्रेट हुए हुए थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और बहुत सारी चीजें। ये वो वक्त होता है जो आपका टेस्ट होता है, जिसमें पता चलता है कि आप कितना, आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, आप कितना स्टेबिलिटी शो करते हैं रिलेशनशिप्स को, ना सिर्फ पार्टनरशिप की बात करी, उनके पार्टनर्स की ही बात की जाए, हर तरह से घर के एनवायरनमेंट में आप देखिए बहुत बदमजगी आ चुकी है इन हालात में। तो इसमें आपका टेस्ट होता है कि आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो किस तरह के हैं, उनको कितना इंप्रूव करने की जरूरत है, rather than कि वजह मैं यहाँ पे खास, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, खास तौर पे यहाँ पे बात करना चाहूंगी, बड़ी कॉमन आजकल इस्तिलाह हो गई है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब की वजह ये है कि कोई शख्स मेरी जिंदगी में है जो बहुत टॉक्सिक है। कोई भी टॉक्सिक शख्स या जिसकी किसी बात से आप ट्रिगर होते हैं, यानी आप झुंझुला जाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशंस को हम कैसे इससे निबर्द आजमा हो सकते हैं? इसमें सबसे पहले देखिए टॉक्सिक पर्सन की जो एनर्जीज हैं, ये जो वाइब्स हैं, नो डाउट वो बहुत स्ट्रेंथ उनकी होती है और बहुत इंटेंसिटी होती है। लेकिन अगर आपकी अपनी पर्सनालिटी पॉजिटिव है, आपकी अपनी पर्सनालिटी में पेशेंस है और हैंडलिंग अच्छी है, तो आप उस टॉक्सिक पर्सन को हैंडल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो टॉक्सिक लोग हमें हमारे मायार के लोग नहीं मिलते, हमें लाइफ में अप एंड डाउन आता है और हमें टॉक्सिक लोग मिलते रहते हैं। रेदर देन कि हम ये सोचें कि हमने किस तरह उस टॉक्सिक पर्सन को अपनी लाइफ से निकालना है या उसको सबक देना है, हम ये देखें कि हमने उसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि वो टॉक्सिक है, हम नहीं। तो हमने अपनी जो मेंटल हेल्थ है, अगर हमें लगता है कि हम पॉजिटिव हैं और हम टॉक्सिक नहीं हैं, तो हमें प्रूव करना है। सही। अच्छा, मुझे ये लगता है वजह, कल मैं इसके ऊपर एक छोटी सी क्लिप भी देख रही थी, आई थिंक इट वाज मेल रॉबिन्स क्लिप, और उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स अगर टॉक्सिक है और आपका एक्वेंटेंस है, यानी दूर दराज का कोई दोस्त है जो आपको लगता है कि जब आप उससे इंटरेक्ट करते हैं तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ करना आसान होता है। लेकिन अगर आपको ट्रिगर करने वाला शख्स आपका करीबी रिश्तेदार है, आप उसके साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं, तब ये सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ हो जाती है। आप उसको ब्लॉक नहीं कर सकते, आप उसको कट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन उसका ट्रिगर आपको ये दिखा रहा होता है कि आपका अपना ज़ख्म कहाँ है। यानी वो अगर 10 बातें बोलता है और 2 आपको ज़्यादा चुभती हैं, तो उस चुभने वाली बात पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि ये हमें तकलीफ़ क्यों दे रही है। मिसाल के तौर पे आपको 100 बातें सुनाई जाएं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी मर्द को उसकी कमाने की सलाहियत या उसकी आमदनी का ताना दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। ऐसे ट्रिगर्स का या ऐसे लोगों के साथ रह के जब हमें अपने ट्रिगर का हमें उसके बारे में आगाही मिले, तब हमें क्या करना चाहिए? यानी मुझे पता चल गया कि ये मेरा वीक पॉइंट है, तो फिर मैं उसको हैंडल कैसे करूँ? सिद्रा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है। नो डाउट कि हमारे ट्रिगर्स ऑन एंड ऑफ चल रहे होते हैं और इसमें जरूरी नहीं है किसी टॉक्सिक पर्सन से या किसी भी हमें पॉइंट पे हमारा ट्रिगर एक्टिवेट हो सकता है, डिपेंड करता है हमारी सेंसेस कौन सी इन्वॉल्व है उस ट्रिगर में। अब अगर आपको आइडिया हो गया है कि ये मेरा ट्रिगर है, ये मेरी इनसिक्योरिटी है, ये मेरा कम्प्लेक्स है, सबसे पहले तो अवेयरनेस ही नहीं होती है, क्योंकि अगर हमें कोई ट्रिगर्स हमारे आ रहे हैं तो हम उसमें ये नहीं देखते कि हमारा प्रॉब्लम है, हम उसमें ये देख रहे होते हैं कि सामने वाले ने ये बात की क्यों या वो क्यों नहीं समझ रहे। तो हम सामने वाले के साथ पहले ब्लेमिंग गेम स्टार्ट कर देते हैं। पहला स्टेप ये कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस हो, आपके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आप अपने ऊपर पहले वो पॉइंट रेस करें और अपने दिल में इस बात को लाएं कि ये मेरा प्रॉब्लम है। सेकेंडली, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से आता है, मोस्टली प्रॉब्लम्स चाइल्डहुड से आते हैं, बचपन से आते हैं। तभी तो आप देखिए कि अक्सर जो अडल्ट हैं, 40-50 भी अडल्ट आप कर लें कि मिडिल अडल्टहुड की भी बात कर लें, उनके वो इश्यूज होते हैं जो कोई और सुने तो कि ये क्या बच्चों वाली बातें हैं, क्योंकि वो बचपन हमारे अंदर ट्रिगर्स बने हुए होते हैं, तो हमारी बॉडी उनको ये नहीं देखती कि वो किस एज में बने, वो बस एक्सपीरियंस कर रही होती है। तो आप अगर तो आप किसी प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो आपने उन इमेजेस को, क्योंकि हमें मेमोरीज जो इमेजेस की फॉर्म में आती हैं, तो जब भी हमें ट्रिगर होगा तो हमारे दिमाग में कोई थॉट आएगी या हमारे दिमाग में पास्ट से रिलेटेड कोई इमेजेस आएंगे, तस्वीरें आएंगी, तो आपने वहां उनको लोकेट करना, आपको अपना प्रॉब्लम पता चल जाएगा कि अच्छा ये चीज मुझे तंग कर रही है। दो चीजें हैं, मैं बात लंबी नहीं करूंगी, एक पास्ट से और एक फ्यूचर से रिलेटेड। फ्यूचर से ये चीज आती है माइंड में कि ये हो सकता है,
ट्रिगर समटाइम्स हमारे फियर्स भी होते हैं, हमारे डर, हमारे खदशात होते हैं जो हमने अपने बड़ों से एक्सपीरियंस करके लिए हुए होते हैं, जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता। तो ये दो चीजें होती हैं। बिल्कुल सही वजिया, अगर आपकी बात मैं सही समझ पाई हूँ तो दो ग्रुप्स में आपके ट्रिगर्स फॉल करते हैं। या तो आपका ये पास्ट पेन हो सकता है, कोई खौफ हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, यानी जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया हो, या आने वाले कल का खौफ। और दोनों ही सूरतों में आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं हमारे बचपन में या अर्ली लाइफ में ये फॉर्मुलेट हुआ होता है। तो अगर आप विजुअलाइज, जैसे वजिया ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि उन पिक्चर्स, उन मेमोरीज को जहन में लेके आएँ, अगर वो नहीं भी ला सकते तो उस फीलिंग के पीछे जाएं। यानी अगर ट्रिगर ने आपको गुस्सा दिलाया है या आपको हेल्पलेस फील करने पे मजबूर किया है तो ज़रा सा माजी में जाइए और सोचिए कि पहली दफ़ा ये फीलिंग कब आई थी। थैंक यू सो मच वजिया फॉर ड्रॉइंग आवर अटेंशन ऑन हाउ टू डील विद ट्रिगर्स मोर इफेक्टिवली। अगर कोई ट्रिगर आए तो उसको हमने कैसे संभालना है, इस पे आपके मशवरे बहुत ही मुफीद रहे। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे और हम ज़रा बात करेंगे कि ये तो थी अपनी इमोशनल वेलबींग की बात, लेकिन अगर आपकी फिजिकल और फाइनेंशियल वेलबींग के लिए आप अपने आप को कुछ नए स्किल्स सिखाना चाहते हैं, सो व्हाट आर योर ऑप्शंस, इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अभी यू नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आल्सो वंडरिंग अबाउट द वेट प्रॉब्लम्स। उनको लगता है कि जी कोरोना में घर बैठ के क्योंकि बाहर नहीं निकल रहे थे, एक्टिविटी कर्टेल हो गई थी, तो बहुत मोटे होते जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि इवन ओरियो, द नंबर 1 बिस्किट इन द वर्ल्ड, हैज़ ऑल्सो गॉन थिन। ये भी पतला हो गया है जी। इसको अब नया नाम, जो इसका नया वेरिएंट आया, इसका नाम है ओरियो क्रिस्पी। इट्स राइट हेयर एंड आई थिंक इट्स परफेक्ट बिकॉज वही जायका है, लेकिन इट्स मच थिनर। सो इफ़ यू वांट टू बी थिन, आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट कंपेनियन फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। आपको बताते चलें कि आज का जो हमारा 10 बजे का टॉपिक है वो बड़ा रेलेवेंट है। हाल ही में सिंध हेरिटेज एंड रेस्टोरेशन डिपार्टमेंट जो इसका है, कल्चर डिपार्टमेंट ने कुछ यानी हिस्टोरिक साइट्स को दोबारा रिस्टोर किया, उसको प्रिजर्व किया। और जब इसकी तस्वीर इंटरनेट पे शाया की तो उसको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। लोगों ने इस बात पर सवाल उठाया कि ऐसा लगता है कि इसको सिर्फ वाइट वॉश कर दिया गया है, उन तकाज़ों का ख्याल नहीं रखा गया जो कि इन वर्ल्ड हेरिटेज आर्किटेक्चरल साइट्स को प्रिजर्व करने के लिए होना चाहिए। एंड दैट रेजेस अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू बिकॉज पाकिस्तान की जिसको हमारी सरजमीन को हम दिल से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इसकी तारीख सिर्फ 1947 से शुरू नहीं होती। इस जगह पे, इस टेरिटरी पे आप देखते हैं कि कदीम आपको सकाफती विरसा मिलेगा, 5000 साल पुराना, 500 साल पुराना। उसमें भी एक हयाकी है। हमने ये देखा कि मुग़ल एम्पायर के बनाए हुए कई मॉन्यूमेंट्स को, आर्टिफैक्ट्स को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, उसके लिए फिर भी फंड्स मिल जाते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों की तरफ हमारी तवज्जो थोड़ी कम होती है। फिर साथ ही ये भी बड़ा अहम सवाल है कि रेस्टोरेशन में और प्रिजर्वेशन में क्या फ़र्क है। क्या हमारे पास लोकली ये एक्सपर्टीज़ मौजूद है, बड़े नामवर नाम हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन क्या हम उनका सही इस्तेमाल करते हैं। एंड देन द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की हर चीज़ के लिए टेंडर लगाया जाता है, लेकिन ये कोई सड़क, हाईवे या पुल तो है नहीं कि सबसे सस्ता जिसका टेंडर हो या सबसे इफेक्टिव जो चीज़ हो उसको ये टेंडर दे दिया जाए। इसमें लोगों को, सही टीम को कैसे चूज़ किया जाता है। वी आर गोइंग टू ब्रिंग दैट अप। वील हैव अ स्टेलर पैनल टुडे और ये हम आपको दिखाएंगे 10 बजे। लेकिन अभी ज़रा मॉडर्न ज़माने में वापस आते हैं। आपको बताते हैं कि कोरोना की वजह से अगर आप घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, वी हैव जस्ट द राइट पार्टनर फॉर यू। मैं बात कर रही हूँ जी वीडियो बूट कैंप 2020 की। सबसे पहले दिखाते हैं इसका टीज़र और फिर ये क्या है ये आपके सामने अनपैक करते हैं। लेट्स टेक अ लुक। जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे थे इसका टीज़र। अब ये है क्या, इसको बताने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, मज़ीद वजाहत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है द हेड ऑफ बिजनेस एंड ट्रेनिंग्स एट द एक्सट्रीम कॉमर्स, जनाब हमीर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम हमीर, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। सो हमीर, आई नोटिस कि पहले यू वर जस्ट फोकस्ड ऑन ट्रेनिंग यंग पीपल इन टेलिंग देम हाउ टू सेल ऑन अमेजोन, और फिर उसमें हमने देखा कि बहुत सारी रुकावटें हैं और डिलीवरी में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, पेपैल नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ आई सी अ मच बिगर कैनवस, यानी आप लोग ऑफर कर रहे हैं 2 साल तक के कोर्सेज इन विच पीपल कैन लर्न हाउ टू एक्चुअली सेल ऑन अ वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स। इसके अलावा और क्या क्या ऑफरिंग्स हैं? बेसिकली कोविड की वजह से वी रियलाइज्ड कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोगों को अर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने इसको रिवर्स इंजीनियर किया ये देखने के लिए कि हम कौन से प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड कर सकते हैं जहाँ से लोग कमा सकते हैं, फ्रॉम वेयर दे कैन अर्न अ लिविंग एंड दे कैन रन देयर हाउस होल्ड। तो रिवर्स इंजीनियर करने के बाद हमने
50+ इनकम स्ट्रीम्स ऐड की हैं, जिसमें 50+, ओके, या जिसमें ग्राफिक डिज़ाइन है, फोटोशॉप रिलेटेड स्किल्स हैं, प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है, लोकल प्लेटफॉर्म्स पे कैसे सेल करके अर्न कर सकते हैं। पहले तो हमारा था कि इंटरनेशनल टॉप प्लेटफॉर्म्स पे था, Amazon, eBay and all of that, but now we are targeting local platforms as well, so how you can earn from there. So realizing the part that a lot of people are unable to crack, और मैं ज़रा अपने व्यूअर्स के लिए वजाहत करती चलूँ कि आपके पास एक अमेजिंग प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे आपने या तो उस प्रोडक्ट को कहीं से बाय करके, होलसेल में बाय करके आप उसको अवेलेबल करना चाहते हैं या आप उसको खुद बना रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपका फोकस किन चीज़ों पे होना चाहिए। आप अपने टारगेट ऑडियंस को कैसे सिलेक्ट करेंगे, आप अपनी इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करेंगे, आप उसको बैक एंड पे आपके पास क्या सिस्टम होगा उस चीज़ को डिलीवर करने के लिए। अगर कोई शख्स आपके शहर से नहीं किसी और शहर से ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो उसके साथ कस्टमर सर्विस कैसी होगी। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ऑफ कोर्स दे आर इंपॉर्टेंट, बट जो मॉडल हम रेकमेंड करते हैं उसमें ये सारे ये जो सारा सिस्टम है, ये जो प्लेटफॉर्म है वो मैनेज करता है। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज Amazon, उसमें हम FBA रेकमेंड करते हैं, तो उसमें Amazon handles delivery, pick, pack, ship and all the customer service. So हमारा फोकस होता है quality of the product and to ensure कि timely Amazon के पास पहुंच जाए। Right. So, that leg of the logistics is important. Yes. अच्छा, मुझे बताएं कि जिस तरह हम MBA में बड़ा पढ़ा करते थे just in time management of the inventory, लेकिन उसके लिए तो बहुत परफेक्ट दुनिया चाहिए, आइडियल दुनिया चाहिए, जहाँ पे हड़ताल नहीं होती, जहाँ पे कोरोना की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल नहीं होती। तो ये जो आप सिखाते हैं ये प्रैक्टिकली लोग इम्प्लीमेंट कैसे कर पाते हैं? प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इस तरह है कि हम पहले अपनी इन्वेंट्री अप टू 3 to 5 मंथ्स की इन्वेंट्री वहाँ पे भेजते हैं, हम देखते हैं हमारी मंथली सेल्स क्या है, हमारा कितना इन्वेंट्री हमें रिक्वायर्ड है मंथली, और फिर उसको हम मंथली रोलिंग बेसिस पे कर देते हैं। एंड वी ऑफ कोर्स वांट टू सेंड इट इन एडवांस, बिकॉज आपको पता है कोरोना की वजह से कितनी फ्लाइट्स, कितने कंटेनर्स डिले हुए हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि बैकअप हमारे पास अवेलेबल हो इन्वेंट्री का, जहाँ से भी जाती रहे वहाँ पे भी बैकअप हो, जस्ट इन केस टाइमली ना हो रहा हो। सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरीज हमीर कौन सी हैं, यानी यहाँ से जो सेलर्स हैं वो क्या इन दिस ग्लोबल मार्केट प्लेस क्या चीज़ सेल कर रहे हैं सबसे ज़्यादा? एक्चुअली सेल तो सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में टेक्सटाइल इज़ वेरी पॉपुलर, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है टेक्सटाइल, सॉल्ट लैम्प्स एक्सपोर्ट होते हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। होम एंड किचन एक बहुत पॉपुलर है, बट देन अगेन वी डोंट रिकमेंड एनी पर्टिकुलर नीश, बिकॉज डिपेंड ये करता है कि उधर सेल क्या हो रहा है, तो हम रिवर्स इंजीनियर करते हैं टूल्स को यूज़ करते हुए। सो हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपका बजट लेट्स से एक सर्टेन अमाउंट है, तो हम देखते हैं कि इस बजट में कौन सा प्रोडक्ट आप कर सकते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि अब तो जिस तरह बात अक्सर की जाती है कि पूरी दुनिया में हर चीज़ की डिमांड है, बट बिकॉज ऑफ कोरोना अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव एक्चुअली लॉस्ट देयर अपील। लग्जरी प्रोडक्ट्स इस वक्त नहीं बिक रही हैं, तो इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं, जो शायद राग़िब हो रहे हैं कि यार ओके मैं ऑनलाइन बिजनेस में वेंचर कर सकता हूँ, किन को आप ज़्यादा इनकरेज करेंगे? नॉवेल्टी किस चीज़ में है, क्या प्राइस पॉइंट्स होने चाहिए, थोड़ा सा अगर हमारे व्यूअर्स को बताएं आप। सो वी यूज़ सर्टन टूल्स जिससे हम एवेलुएट करते हैं कि सेल क्या हो रहा है। दरमियान में कोरोना की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन अब जो है वो रिकवर हो रही है मार्केट, सो काफ़ी कंट्रीज़ ओपन अप होना शुरू हो गई, तो उसके बाद से जो प्रोडक्ट्स हैं पहले कोरोना रिलेटेड और अभी भी काफ़ी ज़्यादा आपको पता है मास्क, सैनिटाइजर्स बहुत सेल हो रहे हैं, बट अब बाकी नॉर्मल प्रोडक्ट्स रिकवर होना शुरू हो गए। आई थॉट कंफर्ट क्लोथ्स आर रियली इन, बिकॉज घरों में लोग अभी भी आप देखें कि वेस्ट में उनको ऑफिस में जाने की इजाज़त नहीं है। वेस्ट में पहले उसका ऑफिस पूरा उस हिसाब से होगा, आपने पूरा लेआउट तब्दील करना है, तो घर में होम डेस्क की लोगों को बड़ी ज़रूरत पड़ने लगी थी। बाइसिकल्स बहुत बिकनी शुरू हो गई थी क्योंकि लोगों को सडनली लगा कि जिम बंद है तो हम एक्सरसाइज कैसे करेंगे। बोर्ड गेम्स यानी घर में लूडो शूडो खेलने के इस तरह के मौके बढ़ गए थे। सो दीज आर ग्रेट ट्रेंड्स। नाउ कमिंग टू द बूट कैंप इटसेल्फ, हमीर मुझे ये बताएं कि क्या प्राइस पॉइंट्स हैं? अगर इस वक्त पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, पीपल वांट टू लर्न, लेकिन अगर उनके पास इतना ज़्यादा फिजिकल स्पेस नहीं है तो क्या प्राइस पॉइंट्स हैं इन कोर्सेज के? जो लोग 60,000 से कम अर्न कर रहे हैं मंथली उनके लिए फ्री है कोर्स। ये उनसे हम बिल्कुल भी कुछ चार्ज नहीं करते, लेकिन जिनकी फ़ी सैलरी 60,000 से ऊपर है उनके लिए 30,000 इज़ अ वन टाइम फ़ी। 2 साल का ड्यूरेशन इस कोर्स। 2 साल का ड्यूरेशन है। अगर आप इसको 24 से डिवाइड करें तो आप देखेंगे कि इतना तो शायद आप एक चाय कॉफ़ी एक दफ़ा की डाइन आउट पे कर लेते हैं। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना ये सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न देगी। इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, हमें जियोग्राफिकली कोई कैद नहीं है कि सिर्फ खास शहर के लोग इसमें आ सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ज़रूर है कि हम पाकिस्तानीज़ को ओनली प्रमोट करते हैं, उसके अलावा हम किसी को वो नहीं करते। स्ट्रिक्टली फॉर पाकिस्तानीज़ एंड
कोई ये नहीं है कि आप किसी शहर में हो या कुछ हो, इट्स ऑनलाइन, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, वीकली सेशंस भी होते हैं। तो इसमें कोई लैंग्वेज का बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कई ऑनलाइन कोर्सेज में लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। हमीर, क्या ये जो कोर्सेज हैं ये उर्दू ज़बान में हैं या अंग्रेज़ी में? ये हमारी नेटिव उर्दू ज़बान में है, ताकि हमारे पाकिस्तानी जो लोग हैं वो सीख सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही। उम्र की जी कोई कैद नहीं है, पाकिस्तान में आप कहीं पे भी हों, दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बिकॉज दुनिया बदल रही है, उसके साथ साथ खुद भी बदलें। अगर आप बहुत ही माहिर प्रोफेशनल हैं या एक बहुत ही माहिर ट्रेडर हैं, शॉप आप कोई मार्केट में आप जगह ओन करते हैं, अब सब चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, लेकिन इसमें भी अंधेरे में तीर चलाने की ज़रूरत नहीं है। नॉलेज और एक्सपर्टीज़ आपको इस काम में मज़ीद माहिर बना सकती है। तो अगर आप 60,000 रुपए से कम तनख्वाह लेते हैं, कम कमाते हैं, तो आपके लिए ये एब्सोल्युटली फ्री है। अगर ऐसा नहीं है, 60,000 से ज़्यादा आपकी तनख्वाह है, तो 30,000 रुपए सिर्फ आपने इन्वेस्ट करने हैं 2 साल तक के लिए। मुख्तलिफ कोर्सेज हैं जिसमें इन तमाम इंटरनेशनल साइट्स पे किस तरह अपनी शॉप सेटअप करनी है, किस तरह आप चीज़ें बेच सकते हैं, वो सिखाया जाएगा। इसके अलावा कोडिंग, Photoshop and a lot other things. What are the other courses, Amir? लोकल प्लेटफॉर्म्स पे आप किस तरह अर्न कर सकते हैं बेच के। उसके अलावा जो आपके स्किल्स हैं, देयर इज 3D डिज़ाइनिंग, आपको अकाउंटिंग रिलेटेड है तो क्विक बुक्स है, उसमें लज़ादा है, शॉपी है इंटरनेशनल मार्केट्स में। सो बेसिकली एनीथिंग दैट कैन हेल्प यू अर्न मनी ओवर द इंटरनेट, दैट्स अ टारगेट। अगर आप ऑनलाइन, जिसको हम अक्सर कहते हैं ना, डांट पड़ती रहती है घर में कि हर वक्त फेसबुक पे लगे रहते हो, हर वक्त इंटरनेट पे होते हो, आप उसको कमाई का जरिया, आमदन का जरिया भी बना सकते हैं, और उसके लिए आपको एक्सट्रीम कॉमर्स हेल्प करेगा। साइन अप फॉर वीडियो बूट कैंप 2020 अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में हैं। एंड द बेस्ट थिंग जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है कि ये लोकल ज़बान यानी उर्दू ज़बान में कोर्सेज हैं, वरना तो आपको इन कोर्सेज के बारे में मालूमात अंग्रेज़ी में बहुत सारे सोर्सेज से मिल सकती है। और आपको ये भी बताती चलूं कि ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशंस हैं, लेकिन इसके अलावा वीकली आप एक इंस्ट्रक्टर से बाकायदा खुद गुफ्तगू करके कॉन्सेप्ट्स को, चीज़ों को समझ भी सकते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस अमीर फॉर अ ग्रेट इनिशिएटिव, एंड आई रियली होप कि अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे, ज़रा पाकिस्तान के सकाफती विरसे, हेरिटेज एंड कल्चरल साइट्स के बारे में बात करेंगे, उसकी प्रिजर्वेशन, रेस्टोरेशन कितना हमारे प्रायोरिटीज़ का हिस्सा है भी या नहीं। इस पर बात करते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी आज पाकिस्तान। एक सर्वे किया गया था रिसेंटली और पूछा गया था कि सबसे बड़ी ख्वाहिश हमारे माशरे में, हमारे घरानों में लोगों की क्या होती है, और उसमें जो टॉप पे चीज़ आई वो ये था कि हम अपना घर चाहते हैं। अब आप इसको अगर एक इकोनॉमिक मसले के तौर पे देखना चाहें, हम कहते हैं शायद लोग किरायों से डर गए, लेकिन ये ख्वाहिश हर इंसान की होती है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी छत जिसको वो अपना कह सके। लेकिन क्या वो 4 दीवारी जिसमें वो रहता है वही सिर्फ उसका घर है, या यही कॉन्सेप्ट हम पूरे वतन पे भी अप्लाई करते हैं कि इसमें जो सकाफती विरसा है, जो हमारे पुरखों की निशानियाँ हैं, जो लोग हमसे पहले इस सरजमीन पर बसते थे, क्या उनके बनाई हुई इमारतें, उनके बनाए हुए शाहकार को हम उसी तरह ओन अप करते हैं? ये उनका गली मोहल्ला था, ये उनकी शायद इबादत गाहें थीं, ये शायद उनका रहन सहन की जगह थी। ये बड़ा अहम होता है कि हम इस अंदाज में इन चीज़ों को देखें और उसको ओन अप करें, अपनी सकाफत को मानें कि हम शायद ये 10 साल पहले, 5 साल पहले इस जगह आके नहीं बसे, लेकिन हमारे पुरखों की अमानत है ये जगह। इसी हवाले से आज हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान के सकाफती विरसे की। बहुत सारी ऐसी इमारतें जिसको ना सिर्फ दुनिया भर मानती है कि ये एक दुनिया का असासा है, लेकिन क्या हम खुद बतौर एक रियासत के, बतौर एक माशरे के उसको अपनाते हैं या नहीं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, आई हैव जस्ट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट टुडे। अगर हम पाकिस्तान में प्रोफेशंस की बात करते हैं तो एक हमारी जनरेशन ऐसी भी गुजरी है जिसने ख्वाब देखकर हमारे लिए ये रास्ता हमवार किया। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की पहली फीमेल आर्किटेक्ट की, जब हम कहते थे कि ये डोमेन, ये जो प्रोफेशन है वो मेल डोमिनेटेड है और इसमें ख़वातीन का कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि शायद वो इसका हिस्सा बनेंगी। नॉट ओनली डिड शी बिकम वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन आर्किटेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, बल्कि साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों की बुनियाद भी रखी। अगर आप कराची में रहते हैं तो आप वाकिफ़ होंगे FTC बिल्डिंग से, PSO हाउस से। ये वो शानदार
कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स हैं जिनको इन्होंने तामीर किया, जिसको इन्होंने डिज़ाइन किया। लेकिन आज हम देखते हैं कि हेरिटेज फाउंडेशन की ये को फाउंडर और CEO भी हैं, बहुत बिलीव करती हैं कि जो हमारे अपने इंडिजिनस तरीके थे, जो हमारी अपनी सकाफ़त थी, ख़ास तौर पे इमारत की बनावट के हवाले से, वो बहुत ही यूनिक, बहुत ही पायदार और साथ साथ बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट भी थी, जिसको हम शायद वक्त के साथ साथ भूलते चले जा रहे हैं। आज उनके साथ भी थोड़ा एक नशिस्त गुफ्तगू की रखते हैं। सबसे पहले इनके हवाले से इनकी जो बहुत सारी कामयाबियाँ और अचीवमेंट्स रही हैं और ये मशअले राह हैं उन तमाम नौजवानों के लिए जो आर्किटेक्चर के शोबे में जाना चाहते हैं, ना सिर्फ जो पाकिस्तानी हैं बल्कि पूरी दुनिया में इनको जाना और माना जाता है। लेट्स टेक अ लुक एट हर प्रोफाइल। पाकिस्तान की पहली आर्किटेक्ट खातून यास्मीन लारी, जिन्हें इंटरनेशनल जेन ड्रू 2020 अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड उन खवातीन को दिया जाता है जो मर्दों के लिए समझे जाने वाले शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देती हैं। 79 साला यास्मीन लारी को जेन ड्रू 2020 का एजाज आर्किटेक्ट के शोबे में खवातीन को काम सिखाने और उन्हें आगे लाकर खुद मुख्तार बनाने पर दिया गया है। यास्मीन लारी एक नामवर आर्किटेक्ट डिजाइनर हैं, जो कराची की मारूफ तरीन इमारतें डिजाइन कर चुकी हैं, जिनमें FTC और पाकिस्तान स्टेट ऑयल हाउस की इमारत भी शामिल है। यास्मीन लारी कराची के अलावा लाहौर में भी मशहूर अंगूर बाग हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट डिजाइन कर चुकी हैं। वो बहुत से दीगर प्रोजेक्ट्स भी अपनी निगरानी में तैयार कर चुकी हैं। उन्होंने 2007 में बांस की लकड़ी से भी काम करना शुरू किया, जिससे उन्होंने सवात में मुहाजिरीन के लिए किचन बनाए और फिर बाद में उन्होंने सैलाबजदा मुतासिरीन के लिए कम्युनिटी सेंटर्स भी कायम किए। पाकिस्तान में क्या सिर्फ 50,000 रुपए में मकान बनाया जा सकता है? यकीनन आप पक्की ईंटों, सीमेंट की बोरियों और सरिये का तखमीना लगाकर जवाब नफी में देंगे। लेकिन नामवर माहिर तामीरात यास्मीन लारी का दावा है कि देही इलाकों में ये माहौल दोस्त मकानात इससे भी कम कीमत में तामीर हो सकते हैं। यास्मीन लारी की जिंदगी का मकसद मुआशरे में खास तौर पर ऐसे अफराद को खुद मुख्तार बनाना है जिन्हें अहमियत नहीं दी जाती। हमारे लिए बहुत ही बाइस फ़ख्र बात है कि हमारी आज पाकिस्तान की मेहमान हैं यास्मीन लारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। यास्मीन जी, ये जब हमारे लिए बड़ी खुशी भी होती है और इस पे फ़ख्र भी होता है कि पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल आर्किटेक्ट, लेकिन जब आपने ये इरादा किया था तो क्या मुश्किलात बहुत थी जब आपने आर्किटेक्चर के स्कूल में दाखिला लिया होगा, एंड ऑल्दो यू वेंट टू ऑक्सफोर्ड फॉर दैट, what an anomaly it must have been. Did you have the support from family and others? देखिए सिद्धा बेटे, इस माशरे में जब तक कि आपका सपोर्ट सिस्टम ना हो फैमिली का, आप रियली औरतें बिल्कुल आगे नहीं जा सकती। आई वाज वेरी लकी, बोथ माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने मुझे इंग्लिस्तान भेजा उस ज़माने में जब बहुत अजीब व गरीब बात को समझी जाती थी, और जब मैं वहाँ गई और मैंने दाखिला लिया तो एक्चुअली हमारे अगर कोई 30 वहाँ पे स्टूडेंट्स थे, सिर्फ 5 उसमें लड़कियाँ थीं और उसमें सिर्फ 2 अंग्रेज़ थी, बाकी हम संभाव और मुल्कों के थे। तो ये है, सही बात है कि औरतों को तकलीफ़ होती है, मुश्किल होती है लड़कियों को आगे बढ़ने में। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जब मैं पाकिस्तान आई और मैंने काम शुरू किया, तो शुरू में दिक्कत ज़रूर हुई। कंट्रैक्टर जो थे वो मुझे नहीं मानते थे, मेरे लिए वो ऐसी सीढ़ी लगाते थे कि बिल्कुल हिलती नहीं हो ताकि मैं चढ़ ना सकूँ। तो ये दिक्कतें हुई, लेकिन मेरा ख्याल है कि एवरीबॉडी वाज वेरी सपोर्टिव। मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। ये एक ऐसा अरीना जहाँ पे उमूमन आप मर्द हज़रात को देखते हैं और ख़ास तौर पे जो हमारे कारीगर, मजदूर, बनाने वाले होते हैं, आपका जब उनसे इंटरेक्शन होता था, बात सुनते थे? क्योंकि अक्सर हम तो बड़े बड़े ऑफिसेज में देखते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग एक खातून मैनेजर से हिदायत लेने को मायूब समझते हैं। ये सब मुश्किलात थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि आर्किटेक्ट की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग होती है।
And if you have your integrity and people know that you will not tolerate any kind of devious means, तो मेरा तो मेरी बुरी भी रेपुटेशन हो गई थी, क्योंकि मैं जाके चीज़ें गिरवा देती थी। अगर कोई काम सही नहीं था तो they had to demolish it। तो मेरा मतलब है कि अगर एक मरतबा ये बात एस्टैब्लिश हो जाए फिर they don't mess with you then। अच्छा, जब हम एक पाकिस्तान में आर्किटेक्ट की बात करते हैं, नौजवान इस वक्त आपको देख रहे होंगे, उनका ख्याल ये है कि हमारी प्रैक्टिस में अमीर और कबीर तबका हो, हमें बहुत अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे दिए जाएं तो हम शाहकार बना देंगे। मुझे ये बताएं कि ये इस सोच को कैसे चैलेंज किया जा सकता है कि कम वसाइल में अपनी क्रिएटिविटी, इनोवेशन को इस्तेमाल करते हुए आप बेहतरीन इमारतें बना सकते हैं? ये बिल्कुल आपकी बात सही है। ये बहुत एक डायकोटमी है हमारे जो स्कूल्स हैं, और पूरी दुनिया में ये बात है कि हम प्रीमा डोना बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं जो कैन क्रिएट स्टार आर्किटेक्चर जिसको कहा जाता है, और हर कोई ये चाहता है, उसकी ख्वाहिश यही होती। मेरी भी थी, मैंने भी ये चीज़ें की हैं। तो जैसे किसी ने कहा, गार्डियन वालों ने जब मेरे बारे में लिखा तो उन्होंने कहा, ओलिवर ने, कि नाउ शी इज अटोनिंग फॉर द वर्क शी इज डन बिफोर, क्योंकि जो मैंने बहुत ज़्यादा वसाइल इस्तेमाल किए थे, अब आप कहती हैं कि 50,000 रुपए में भी घर बन सकता है। तो ये कि बहुत ज़रूरी होता है कि अब आप सोचना शुरू करें। तो ये भी देखो ना, दुनिया बदल गई है, क्लाइमेट चेंज का वक्त आ गया है, हमें अब सोचना होगा, हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उनको कम करना होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं तबाहियाँ आ रही हैं, हर तरफ आफात मुसलसल हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान इज़ रियली अमंग द टॉप कंट्रीज, द टॉप वल्नरेबल कंट्रीज। तो लिहाजा अब हमें सबको और आर्किटेक्ट्स को बहुत ज़्यादा सोचना है, क्योंकि 40% जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं और एनर्जी कंजम्पशन है वो बिल्डिंग से होती है। सही। तो इसीलिए अब ये माहौल दोस्त और मट्टी चूना और बांस जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, अभी हमें ये करना होगा। मगर मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हमारे जो यंग आर्किटेक्ट्स हैं अब इस फील्ड्स में आएँ, क्योंकि ये पूरा देखो बात ये कि अभी जो प्रेडिक्शन है कि 80 मिलियन पाकिस्तानी विल गो बिलो द पॉवर्टी लाइन आफ्टर कोविड-19। तो वो भी तो एक लोग है जिनको डिज़ाइन की ज़रूरत है। और मैं ये कहती हूँ कि जहाँ ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ होती हैं, जहाँ डेफिसिट्स होते हैं, वहाँ ज़्यादा डिज़ाइन चाहिए, अच्छे डिज़ाइनर चाहिए। अच्छा, हम देखें कि पूरी दुनिया में जो बेहतरीन आर्ट है कई ऐसे इलाकों से निकला है जहाँ पे बहुत, यानी जिनको अमीर इलाके नहीं कहा जा सकता, वहाँ पर आपको ग्राफिटी नज़र आएगी, रंग नज़र आएंगे। इंडिया में हमें बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती है जहाँ पेंट कंपनीज हैव कम एंड सेड विल मेक इट ब्यूटीफुल। कराची जैसे शहर की बात कर लेते हैं यास्मीन जी, यहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी कच्चे घरों में या वर्टिकली रहती है, छोटे छोटे बिल्कुल दरबे नुमा अपार्टमेंट्स में रहती है। क्या हुकूमत का कोई फोकस है कि इनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली, सस्ते दामों में बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड्स दे दिए जाएं? देखिए, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटी सबकी कुछ और होती है। सही। तो लिहाजा बहुत जो गरीब तबका है वहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच रहा, कोई भी हुकूमत आज तक नहीं पहुँची है। और मुझे लगता है ये कि हमें लोगों को फाल करना होगा, हमें उनको सिखाना होगा खुद कैसे वो चीज़ें कर सकते हैं। और ये एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है, एंड आई बिलीव इन को डिज़ाइन एंड को क्रिएशन, जो आर्किटेक्ट्स नॉर्मली नहीं बिलीव करते। वो कहते हैं हमने जो डिज़ाइन कर दिया बिल्कुल वही होना चाहिए, और मैं भी यही करती रही हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि हम जब लोगों के साथ काम करें, हम उनको सिखाएं, वही अपना चीज़ें जो हैं वो बना सकें। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देना चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें सीवरेज चाहिए, हमें मतलब माहौल अच्छा चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जहाँ हम इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, इसका बड़ा वो कहते हैं ना टेस्ट हो जाती है जब आप बड़े बड़े घरों में भी देखें, एक इंसान बड़ा खूब ओपन किचन बनाता है, लेकिन जो पाकिस्तानी कुकिंग है उसके लिए फिर आपको पीछे डर्टी किचन भी चाहिए होता है। और आप इसी चीज़ को ले जाइए पाकिस्तान के हर तबके की तरफ। लेकिन अपने मौजू की तरफ आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कि जो हमारा सकाफती विरसा है, इन तमाम तर प्रॉब्लम्स के साथ, जहाँ हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जहाँ हर शख्स पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी हाउसिंग के मसाइल हैं, व्हाट अबाउट आवर कल्चरल साइट्स? क्या वो हुकूमत की, रियासत की तरजीहात में शामिल है, और उसमें बतौर माशरा हम अपना हिस्सा कैसे डाल सकते हैं? इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वक्त हुआ है हमारे हॉट डिस्कशन का, जो हमने कल अनाउंस किया था हमारे तमाम सोशल्स पे। यानी पाकिस्तान का सकाफती विरसा, ये पुरखों की पुरानी इमारतें, इसको रिस्टोर करना, इसको प्रिजर्व करना क्या रियासत की तरजीहात में शामिल है? और अगर तरजीहात में शामिल है भी, क्या इसके लिए एडिक्वेट फंडिंग और एक्सपर्टीज़ मुल्क में मौजूद है या नहीं? क्योंकि इस पे अभी हाल ही में हमने देखा कि सिंध कल्चर एंड हेरिटेज डिपार्टमेंट ने कुछ तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर रिलीज़ की, ये कहते हुए कि ये तालपुर
साथ इस मामले को रिव्यू किया जाए। आप क्या समझते हैं कि मुल्क भर में जो मुख्तलिफ ऐसे मकामात हैं जिसकी निशानदेही लोग करते रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया करता रहा है, क्या हम उसकी देखभाल कर रहे हैं और रियासत के पास इतने वसाइल मौजूद हैं या नहीं? पहले देखते हैं इसी हवाले से एक रिपोर्ट एंड लेट्स टेक द कॉन्वर्सेशन फर्दर। ऑफ कोर्स हुकूमती जो इसके अंदर पेचीदगियाँ होती हैं उन तमाम ही एंगल्स को इस आज की कॉन्वर्सेशन में कवर करें। आप क्या सोचते हैं? आप भी हमें कॉल करके या फिर ट्विटर पे बता सकते हैं। सबसे पहले अपने पैनल को आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। द वन एंड ओनली यास्मीन लारी साहिबा से तो आप मुलाकात कर ही चुके हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी जनाब कामरान लाशारी साहब, और हमें ज्वाइन कर रही हैं द अपकमिंग द वेरी टैलेंटेड मारवी मजहर साहिबा भी। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। यास्मीन साहिबा, सबसे पहले मैं चाहूँगी, जिस तरह रिपोर्ट में एक आम तासुर, अगर हम ऑनलाइन सोशल मीडिया का भी बैकलैश देखें तो ये आ रहा है कि जो इसकी रेस्टोरेशन और प्रिजर्वेशन के लिए तरीका अपनाया गया, इससे इसका जो रिवायती हुस्न था वो ख़त्म हो गया और ये एक्चुअली इसको मज़ीद डैमेज किया गया। आप एज एन एक्सपर्ट क्या समझती हैं कि हाउ डू यू सी दिस रेस्टोरेटिव एफर्ट? देखिए, ऐसा है कि ये ऑफ कोर्स पहली तो बात ये कि बहुत कम रेस्टोरेशन हमारे मुल्क में हो रही है और कंजर्वेशन तो बहुत ही कम इमारतें इनको हम कह सकते हैं कि कंजर्व हुई हैं। अब रेस्टोरेशन में ये है कि ऑफ कोर्स द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, और सिंध गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज वैसे बड़े कम हैं और वो जो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनके पास कैपेसिटी जो है वो बड़ी कम है, उसको उनको डेवलप करना चाहिए। सही। द ओनली थिंग आई लाइक टू से इसके बाद हम फॉलो करते हैं, देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स। एक तो ये है कि डू नो हार्म, इसका मतलब जो पुराना एविडेंस है उसको आप संभाल के रखें, उसको आप ख़त्म ना होने दें। इसके अलावा ये कि इंटरवेंशन आपकी मिनिमम होनी चाहिए, आप इतना ना करें कि वो चीज़ नई लगने लग जाए। तो लिहाजा जो पुराना हिस्सा है, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराना एविडेंस है, चाहे वो प्लास्टर था, चाहे वो एक हिस्सा ब्रिक का था, वो सारा होना चाहिए। सही। ये सही है कि ये पता चलता है कि इसके ऊपर प्लास्टर था। ये जो अंदर के हम तस्वीरें देखते हैं, मैं वहाँ जाके तो नहीं देखा है, तो इसका मतलब है कि प्लास्टर शायद उनको करना ठीक था। लेकिन मुझे लगता है ये कि थोड़ी वो इसी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज कि आप किस वक्त काम को बंद कर दें, आप उससे ज़्यादा आगे ना जाएं। अभी ये हो गया कि चूंकि शायद उस पर वाइट वॉश कर दिया गया तो बहुत ही नई चीज़ लगने लग गई है। सही। अगर शायद वो सिर्फ लाइम का प्लास्टर छोड़ देते तो बड़ा अच्छा सा एक उस पर बड़ा एक ऑर्गेनिक फील उसकी आती, तो वो ओरिजिनल लगता, ऑथेंटिक लगता। फिर ये भी कि बात चीज़ें हैं जो अब रुइन हो गई हैं, उनको रुइन को क्या हमें रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहिए, क्या इन्होंने किया है? मतलब ये बहुत सारे सवाल हैं जो अगर वो सारी तस्वीरें लगा दें अब सोशल मीडिया पे जैसे जैसे उन्होंने काम किया है, क्योंकि स्टडीज़ की होंगी उन्होंने, आई एम श्योर, अगर वो हो जाए तो मेरे ख्याल में सबको थोड़ा सा इत्मीनान होगा। अच्छा, एक सवाल इसमें आता है जो मैं कामरान साहब आपकी तरफ लेके जाना चाहूँगी, बिकॉज इट वॉज अ बिग टास्क दैट यू हैड अंडरटेकन। जब हम बात करते हैं वॉल्ड सिटी को प्रिजर्व करने की, रिस्टोर करने की, उसमें उसको लुक आफ्टर करने की, तो मुझे ये बताइए कि हुकूमत ये फैसले कैसे लेती है? ये एक्सपर्टीज़ लोकली पाकिस्तान में ढूंढी जाती है या इसके लिए बेहतरीन शख्स को, बेहतरीन प्रिजर्वेटिव टेक्निक रखने वाले शख्स को मुल्क के बाहर से बुलाया जाता है? जैसे आम तौर पे हम देखते हैं कि हुकूमत के किसी भी इस तरह के काम में टेंडर खुलता है, लेकिन ये कोई सड़क पुल जैसा काम तो है नहीं, इसमें क्या SOPs अपनाए जाते हैं? देखिए, वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी को बने हुए सिर्फ 10-12 साल हुए हैं जी। लेकिन इसमें खुशाइंद बात ये हुई है कि हमारी एक पार्टनरशिप है, वर्ल्ड क्लास कंजर्वेशनिस्ट हैं आगा खान ट्रस्ट वाले जी। सो उनके साथ मिलकर ये पार्टनरशिप आज तक जारी है और बड़े अच्छी लाइंस पर बढ़ी है आगे। We got UNESCO award on restoration of conservation of this place called शाही हमाम। इसी तरह सैयद वजीर खान का जो बाहर वाला आता है और उसकी आउटलुक है, तो और पिक्चर वॉल पे भी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अहम इशू जो हमने उठाया कि डिजास्टर्स को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, इमरजेंसीज आती हैं और जो अच्छा काम हो रहा है महदूद वसाइल में भी उसको सराहना चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप्स की बहुत ज़रूरी है। आई थिंक कामरान साहब मेड एन एक्सीलेंट पॉइंट कि वर्ल्ड सिटी के लिए जब वो देखते हैं कि आगा खान फाउंडेशन के साथ, यूनेस्को के साथ इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स नीड टू बी इन प्लेस। लेकिन कामरान साहब ये बताइएगा कि अक्सर जो हम इवेंट्स होते हुए देखते हैं फिर ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे शादियाँ हो जाती हैं,
इसके अलावा गवर्नमेंट के अपने इवेंट्स होते हैं, प्राइवेट कंपनीज के इवेंट्स हो जाते हैं, उसका क्या सिलसिलेकार होता है, उसकी इजाज़त कैसे दी जाती है और कैसे यकीनी बनाया जाता है कि SOPs को फॉलो करें, उनके इवेंट में खुदा ना खास्ता कोई नुकसान उस जगह को ना हो जाए? देखिए, ये जो रिफ्लेक्शन हुई थी शादी वाली, दिस वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। पहले ARY न्यूज ब्रेक की कि जी जो शीश महल है उसमें कोई शादी मुनक्कद हो गई है, उससे जाहिर है इट वेंट थ्रू वाइल्ड फायर, जो कि बिल्कुल गलत था, बेबुनियाद था। ये एक जगह है किले के अंदर जिसका नाम भी शायद कभी नहीं किसी ने सुना था, और वो 50 साल जो है एक नो गो एरिया बना रहा था। वो जगह का नाम है शाही बावर्ची खाना। वहां पर हमने कॉर्पोरेट डिनर किए, 100 लोगों के कॉर्पोरेट डिनर के लिए एक ग्रुप को जो है इजाजत दी थी, जो कि उन्होंने मौके पर उसे एक मेहंदी के फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश की। सो दिस इज लेकिन दिस ओपन कोर्ट यार्ड। सही। एंड सो मेरा सवाल ये है कि व्हाट इज रॉन्ग व्हेन अ प्लेस व्हिच इज नॉट गेटिंग डैमेज्ड, उसका कोई हिस्टोरिक फैब्रिक, कोई चीज खराब नहीं हो रही, तो उसको डेड रखने के बजाय और वहां नो गो एरिया बनाने के बजाय, अगर क्योंकि दुनिया में यास्मीन लारी साहबा बहुत अच्छी तरह इसको समझती हैं, एक अडेप्टिव रीयूज का कॉन्सेप्ट है। वेनिस चार्टर जो है 1964 का, वो कहता है कि these places have to be brought to socially useful purpose, but of course with lots of ifs and buts. और हमें अगर वो पूरे करके किसी एक मुनासिब जगह पर एक मुनासिब तकरीब की जाए, यानी के कॉन्सर्ट्स होते हैं एक्रोपोलिस में, आप जो ओपन पियाज़ा है उसका, वेनिस का सेंट मार्क स्क्वायर, वहाँ पे कॉन्सर्ट्स और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मैंने पर्सनली भी देखा है। लेकिन वही वाली बात कि इफ्स एंड बट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मारवी जी एंड यास्मीन जी, वेरी क्विकली, मोइंजोदड़ो में हमने देखा था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल सिंध हुकूमत ने खुद ऑर्गेनाइज कराया था। योर थॉट्स ऑन दैट? Would you want to go ahead? No, you go ahead. For Mohenjo-daro, I would say कि it was a very haphazard intervention. इनके कोई prepared नहीं थे कि heritage site पे जाके, because वो एक already एक ruin है, एक decayed surface है, और उसमें आपने जाके एक बहुत ही intrusive way में जाके steel girders लगाए, frame structure बनाया, concert किया, jump किया उन ruins के ऊपर। So ये सारी चीज़ें बहुत, और ये सब आजकल it's all about the media world and digital world, तो वो सारी तस्वीरें बाहर निकल गई, जिससे हमें यह पता चल गया कि कोई गवर्नमेंट का इदारा किसी चीज के लिए प्रिपेयर्ड होता ही नहीं है ऐसे फंक्शन करने के लिए जो पब्लिक गैदरिंग के लिए। इफेक्टिव एडवोकेसी हमें माशरे की तरफ से, शहरियों की तरफ से चाहिए। इस पे हम बात करेंगे, वो होगा जी हमारा यूट्यूब एक्सक्लूसिव जो आप देख सकते हैं हमारे सोशल्स पे। लेकिन आज के इस बहुत अहम मौजू के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइए। यू कैन ट्वीट अबाउट दिस, यू कैन रीच आउट ऑन माई फेसबुक और ऑन माई यूट्यूब। अपना बहुत ख्याल रखिए, कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।